प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय की सोशियोलॉजी की फर्स्ट पेपर की क्लास में प्राकल्पना अथवा उपकल्पना अथवा हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको हाइपोथेसिस को समझने के लिए थोड़ा सा कल्पनाशील होना या दार्शनिक होने की आवश्यकता हमें है। आपको यह पता है कि सामाजिक अनुसंधान कार्य समाजशास्त्र में किए जाते हैं, तो किसी भी अनुसंधान अथवा रिसर्च कार्य को प्रारंभ करने के बाद हम विषय चयन इत्यादि जब कर लेते हैं, पूर्व अध्ययन जो उपलब्ध अध्ययन साहित्य है के विषय में है, उस अध्ययन विषय के संदर्भ में जो साहित्य उपलब्ध है उनको पढ़ लेते हैं, तो फिर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकल्पना अथवा प्राकल्पना का निर्माण अध्ययनकर्ता के द्वारा किया जाता है। यह उपकल्पना या प्राकल्पना अध्ययनकर्ता के द्वारा अध्ययन के संदर्भ में उपलब्ध जो पूर्व रिसर्च है और उसका जो अनुभव है उसके आधार पर लगाई जाती है। उपकल्पना एक कार्यकारी अंतिम निष्कर्ष होता है जो उसे उम्मीद होती है कि अध्ययन के अंत में उस तरह का निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है। तो उपकल्पना अध्ययन को एक दिशा प्रदान करती है और इस दिशा को प्रदान करने के लिए ही उपकल्पना को अध्ययन के प्रारंभ में अध्ययनकर्ता के द्वारा बनाया जाता है। उपकल्पना के बिना सामान्यतः अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए सामान्यतः लगभग सभी रिसर्च में अनुसंधान कार्य के सुगम और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। अब हम उपकल्पना को ज़्यादा समझने के लिए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन हम करेंगे। पहली परिभाषा हम जॉर्ज ए लुंडबर्ग के अनुसार लेते हैं। उन्होंने उपकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। ये परिभाषा उन्होंने सोशल रिसर्च नामक अपनी पुस्तक में दी थी। इसी प्रकार गोडे एवं हार्ड मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक अपनी पुस्तक में इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, दोनों ही परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो लुंडबर्ग कहते हैं कि एक सामान्य या काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है। सामान्यीकरण का मतलब होता है अंतिम रूप से निकाले जाने वाला निष्कर्ष। तो जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है मीन्स उसको हम पूर्व में उपलब्ध साधनों के आधार पर अनुमान लगाते हैं और हम ये ऐसा अध्ययनकर्ता का विश्वास होता है कि यही निष्कर्ष अंत में निकल कर आएगा। इसी प्रकार गुडे एवं हार्ट भी ऐसी ही बात कहते हैं कि यह एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता की परीक्षण अभी बाकी है, क्योंकि उसकी सत्यता का परीक्षण सामान्यतः कब होता है? अनुसंधान कार्य के साथ, क्योंकि वह अनुसंधान कार्य को एक दिशा देती है। इसलिए इस तरह की उपकल्पनाओं को बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, यदि हम अब इसके अपने शब्दों में अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उपकल्पना एक पूर्व विचार है अध्ययन के अंतिम निष्कर्ष के संदर्भ में, या एक निष्कर्ष है, एक कथन है, एक सामान्यीकरण है, या एक अनुमान है जो अनुसंधानकर्ता अपनी शोध विषय के संदर्भ में
उपलब्ध साधनों और पूर्व साहित्य के अध्ययन के आधार पर लगाता है और उसकी सत्यता की जांच भी वह अपने अध्ययन के साथ, अपने अनुसंधान कार्य के साथ करता है। तो कुल मिला के एक ऐसा काम चलाऊ सामान्यीकरण, एक ऐसा पूर्वानुमान जो अनुसंधान कार्य करता अध्ययन कार्य या अनुसंधान कार्य को एक दिशा देने के लिए लगाता है, उसे हम उपकल्पना के रूप में मानते हैं। इसकी सत्यता की परीक्षण भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा ही अपने अनुसंधान के साथ किया जाता है। एक बात आप और ध्यान रखें, ये जो पूर्वानुमान या जो उपकल्पना है उसका सत्य सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। वह सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी सिद्ध हो सकती है। उसका अनुसंधान के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अनुसंधानकर्ता के द्वारा लगाया गया ये अनुमान सही और गलत दोनों ही साबित हो सकता है, जिसका उद्देश्य केवल अनुसंधान को दिशा देना है। यानी अनुसंधानकर्ता इस उपकल्पना को सत्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके आधार पर प्राप्त एक दिशा के में वह अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है और उसके आधार पर ही अपने अनुसंधान कार्य को निष्पक्ष रूप से पूरा करने का प्रयास करता है। तो अब हम एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं की बात यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बता दूँ, अच्छी उपकल्पना का मतलब ये है वह उपकल्पना जो अनुसंधान कार्य में उपयोगी हो, अनुसंधान कार्य को निष्पक्ष रूप से पूर्ण करने में या उसको एक दिशा देने में उपयोगी हो, उस उपकल्पना को अच्छी उपकल्पना के रूप में माना जाता है। तो उसकी कुछ विशेषताओं को हम बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे। पहली विशेषता है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। एक अच्छी उपकल्पना का स्पष्ट होना बेहद ज़रूरी होता है। वो भाषा की दृष्टि से और अवधारणा की दृष्टि से स्पष्ट हो, भाषागत शब्दों के कोई डबल मीनिंग नहीं निकल रहे हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो और उसकी अवधारणा भी स्पष्ट हो, वो पूरी तरह से ठीक से परिभाषित हो, जिन शब्दों का उपयोग किया जा रहा हो उनका अर्थ भी स्पष्ट किया गया हो, तो उसको एक अच्छी उपकल्पना माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता अच्छी उपकल्पना की है प्रयोग सिद्धता अथवा एम्पेरिकल। जो हम देखें, कोई भी चीज़ अगर प्रयोग सिद्ध हो सकती हो या एम्पेरिकल रेफरेंस की बात यदि हम इस संदर्भ में करें, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक अच्छी उपकल्पना जो है उसमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जाए, ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाए जिसका संबंध नैतिकता से हो या जिसको प्रयोग करके सिद्ध किया जाना संभव नहीं हो। जैसे जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है। तो इस तरह के शब्द जो नैतिक या किसी इस तरह की चीज़ों की ओर दृष्टिकोण डाल रहे हों, अच्छे बुरे से जिसका संबंध हो, उनको प्रयोग के आधार पर सिद्ध करना सामान्यतः मुश्किल होता है। तो अच्छी उपकल्पनाओं में इनसे बचना चाहिए। तीसरी विशेषता है विशिष्टता। स्पेसिसिटी या विशिष्टता की यदि हम बात करें, तो वह उपकल्पना जो बनाई गई है वह अध्ययन के विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। उसमें ऐसे विस्तृत और अनिश्चित एरिया से संबंध उसका नहीं होना चाहिए, बल्कि वो स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो और निश्चित रूप से जिस अनुसंधान समस्या से संबंधित वह हो, ताकि उसको सीमित रूप से अध्ययन किया जाना संभव हो। यदि वो विस्तृत और अनिश्चित है तो उसका अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता है। चौथी विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित हो, यानी जो अवेलेबल टेक्निक्स है उससे संबंधित ही उपकल्पना को बनाया जाए। इस संबंध में गुडे और हार्ट लिखते हैं कि जो अध्ययनकर्ता यह नहीं जानता है कि उपकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यानी यदि मान लीजिए ऐसी उपकल्पना बना ली जिसके विषय में अध्ययन करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, जिसके संदर्भ में हम तथ्यों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे।
इसलिए गुडेव हार्ट कहते हैं कि उपकल्पना ऐसी हो जो उपलब्ध संसाधनों के द्वारा जिनका अध्ययन किया जाना संभव हो। अगली विशेषता उपकल्पना की होती है कि सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थियोरी। गुडेव हार्ट यहाँ पर भी ये कहते हैं कि मान लीजिए ऐसी उपकल्पना बना ली जो पूर्व में उपलब्ध सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो वो हमारे ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाएगी, ज्ञान का आगे विकास नहीं हो पाएगा, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में ये कार्य होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में सीमित में, जो पूर्व उपलब्ध सिद्धांतों से संबंधित नहीं होंगे, तो वह सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ज्ञान में ज़्यादा अभिवृद्धि नहीं होगी। इसलिए वह कहते हैं कि उपकल्पना का सिद्धांत पूर्व जो उपलब्ध सिद्धांत समूह है उससे संबंधित होना आवश्यक है। अगली और अंतिम विशेषता अच्छी उपकल्पना की है, वह है सरलता या सिंप्लिसिटी। उपकल्पना में सरलता का भी गुण होना चाहिए। पीवी यंग यहाँ ये कहती है कि सरलता यानी पीवी यंग के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित होना चाहिए, उसको सूझबूझ होने चाहिए और इसी से संबंधित वह सरल उपकल्पनाओं को बनाएं। यदि वह ऐसी उपकल्पना बना लेंगे जो बहुत ही जटिल है और परीक्षण के अयोग्य है, तो ऐसी स्थिति में वे जटिल उपकल्पना अध्ययन को दिशा देने की जगह अध्ययनकर्ता को उलझा देगी और वे ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, यह थी उपकल्पना की विशेषता, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता। तो आप लोग इसको अपने वीडियो को एक दो बार देख के इसको समझने का प्रयास करें। आपके पास उपलब्ध जो स्टडी मटेरियल है उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करें और फिर आप उपकल्पना की अवधारणा और उसकी विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।